Hello everybody, welcome to my YouTube channel Learning is Fun. My name is Seema Agarwal. आज हम क्लास 9th ICSE बोर्ड हिस्ट्री एंड सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं और ये जो सिविलाइजेशन है वो ब्रोंज एज को बिलोंग करती है, इसलिए इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ आईसीएसई बोर्ड में बल्कि सीबीएसई बोर्ड में भी है और बाकी स्टेट बोर्ड जो है जैसे यूपी बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है या अदर स्टेट बोर्ड है उनमें भी ये टॉपिक आता है। कंपटीशन में भी इस टॉपिक से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टॉपिक को हम डिटेल में आज देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या था, कौन सी टाइम को ये बिलोंग करता है और क्या क्या इसके स्पेशल फीचर्स थे। ठीक है, तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन को जानने के पहले हम देखते हैं कि सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। Civilization is regarded as an advanced stage of human cultural development. Civilization मतलब क्या होता है, वो एडवांस स्टेज ह्यूमन की कल्चरल डेवलपमेंट की, मतलब जब इंसान सभ्य तरीके से रहने लगता है, एक तौर तरीके से रहने लगता है तो वो सिविलाइज्ड कहलाता है। और इस तरीके से जब वो रहता है, इस तरह का जब डेवलपमेंट होता है उसके सोसाइटी में, उसके आसपास, तो उसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं। मतलब वेल मेंटेन तरीके से वो रहने लगता है और एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करने लगता है। ठीक है, so civilization is regarded as an advanced stage of human cultural development. The period between 4000 BC and 3000 BC was a time when many civilizations were flourishing. 4000 BC से लेकर 3000 BC तक वो समय था जब बहुत सारी सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में आ रही थी और उसी टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी एग्जिस्टेंस में थी। Ancient civilizations were founded along the banks of river because these waterways were essential for providing drinking water and supporting irrigation. जो अधिकतर सिविलाइजेशन स्टैब्लिश हुई थी, डेवलप हुई थी, वो सारी की सारी नदी के किनारे में डेवलप हुई थी। क्यों? क्योंकि या कोई भी नदी का किनारा हो या कोई भी वाटरवेज हो, उसके आसपास ही सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इंडस रिवर के आसपास, इंडस रिवर और इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज के आसपास ही सेटल्ड हुई थी। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि पानी के आसपास सिविलाइजेशन इसलिए डेवलप होती थी क्योंकि वहां पर उनको ड्रिंकिंग वाटर पीने को मिलता था और जो इरिगेशन को भी सपोर्ट करता था। क्योंकि पुरानी सभ्यता के जो लोग थे वो अधिकतर खेती बाड़ी से जुड़े थे हुए थे, तो खेती बाड़ी के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए रिवर बेड उनके लिए सबसे अच्छा स्थान था सेटल होने के लिए। तो 4000 बीसी से लेके 3000 बीसी तक बहुत सारी सिविलाइजेशन डेवलप हुई। उनमें से एक हड़प्पन सिविलाइजेशन भी था और ये भी एक नदी के किनारे के आसपास ही डेवलप हुई थी ताकि इनको पीने योग्य पानी मिलता रहे और इरिगेशन में भी उनको पानी मिलता रहे। ठीक है, इसके पहले हम बढ़ते हैं, देखते हैं चालकोलिथिक पीरियड क्या होता है। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय ह्यूमंस, है ना। इंसान सबसे पहले जो मेटल का इस्तेमाल, जो पहला मेटल इस्तेमाल शुरू किया था वो था कॉपर। कॉपर के पहले जो इंसान थे वो स्टोन का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो कॉपर पहला मेटल है जिसको इंसानों ने इस्तेमाल करना शुरू किया था। द पीरियड व्हेन बोथ स्टोन्स एंड कॉपर वर यूज्ड टू मेक टूल्स इज नोन एज चाल्कोलिथिक पीरियड। और वो समय, वो दौर जब स्टोन्स और कॉपर से बने टूल्स जब इंसान यूज करते थे तो उसको चाल्कोलिथिक पीरियड कहते हैं। क्योंकि आपको पता है लिथिक मतलब होता है स्टोन और चाल्को यहाँ से हुआ कॉपर। तो जब कॉपर और स्टोन दोनों के टूल्स इंसान यूज कर रहे थे जिस पीरियड में, जिस टाइम में इंसान कॉपर से बने हुए टूल्स और स्टोन से बने हुए टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसको चाल्कोलिथिक पीरियड कहते हैं। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन क्या होता है? ब्रोंज, पहले तो ब्रोंज क्या है? ब्रोंज मतलब जैसे हम उसको आम भाषा में या हिंदी में हम उसको कांसा बोलते हैं। जैसे ब्रोंज मेडल मिला या कांस्य पदक मिला तो कांसा होता है। ठीक है, ब्रोंज एक एलॉय है जो कॉपर और टिन या कॉपर और जिंक को मिक्स करने से बनता है। ठीक है, जब कॉपर को टिन के साथ मिला दिया जाता है या कॉपर को जिंक के साथ मिला दिया जाता है तो ये और भी ज्यादा ड्यूरेबल, और भी ज्यादा हार्ड और भी ज्यादा यूजफुल सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है, तो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन का पीरियड है जिसमें ब्रोंज का इस्तेमाल काफी बढ़ चढ़कर हो रहा था। उनके बर्तन भी ब्रोंज से बन रहे थे, स्टैचूज वगैरह भी बन रही थी ब्रोंज से, उनके टूल्स भी ब्रोंज से बन रहे थे और वेपन्स भी वो ब्रोंज से बना रहे थे। तो ऐसी सारी सभ्यताएं जिसमें ब्रोंज का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा था उसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। Humans later began mixing copper with tin or zinc to produce an alloy called bronze. पहले तो इंसान स्टोन से बनाते थे, उसके बाद फिर चाल्कोलिथिक पीरियड आया। चाल्कोलिथिक पीरियड में वो कॉपर का इस्तेमाल भी करने लगे साथ साथ स्टोन के साथ साथ।
इसके बाद उन्होंने कॉपर की ड्यूरेबिलिटी को और बढ़ाने के लिए कॉपर को टिन के साथ मिला के या जिंक के साथ मिला के एक एलॉय बनाया और इस ब्रोंज कहते हैं, और फिर इससे बने टूल्स और वेपन्स का इस्तेमाल करने लगे, इसलिए इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। Because bronze was harder, it began to be used for manufacturing agriculture tools and weapons. क्योंकि कॉपर की तुलना में ब्रोंज ज्यादा हार्ड था, इसलिए इसका इस्तेमाल होने लगा एग्रीकल्चर के जितने टूल्स बनाने थे उसके लिए, और वेपन्स बनाने के लिए, क्योंकि ये और भी हार्ड और भी ड्यूरेबल था। ठीक है। एज अ रिजल्ट फोर सिविलाइजेशन डेवलप इन द वर्ल्ड। तो जब ब्रोंज का इस्तेमाल बढ़ चढ़ के हो रहा था, उसी समय दुनिया में 4 सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी। ठीक है, एक ही टाइम पीरियड की चारों सिविलाइजेशन है। एज ब्रोंज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ दीज सिविलाइजेशन, दे केम टू बी नोन एज ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। क्योंकि इन सारी सिविलाइजेशन में एक कॉमन बात थी कि सारी सिविलाइजेशन में ब्रोंज का इस्तेमाल बहुत बढ़ चढ़ के हो रहा था, तो इन सारी सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें भी ब्रोंज का इस्तेमाल काफी बढ़ चढ़ कर था, इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन भी ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के अंतर्गत ही आती है। इसके अलावा द ब्रोंज एज सिविलाइजेशन में ये हड़प्पन सिविलाइजेशन आती है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आती है, चाइनीज, और लास्ट में इजिप्टियन सिविलाइजेशन आती है। तो ये चारों सिविलाइजेशन ब्रोंज एज की सिविलाइजेशन है। और आप जैसे इस तरीके से आप इसमें डायग्राम में देख रहे हैं कि कौन कौन सी सिविलाइजेशन किस किस लोकेशन में थी। ठीक है, आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इंडिया और इंडिया के आसपास के एरिया में ये फैली हुई थी। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम डिटेल में देखने वाले हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन, अगर आप ये इंडिया का मैप देखें तो आपको दिखेगा कि ये जो पोर्शन है ये दिखा रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सटेंट। The Harappan civilization is called so because the civilization was first unearthed at Harappa in the province of West Punjab in Pakistan. अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले खुदाई में हड़प्पा नाम की जगह थी वेस्ट पंजाब में, जो आज की डेट में पाकिस्तान में जो हिस्सा आता है, उस जगह सबसे पहले ये सिविलाइजेशन डिस्कवर हुई थी, इसलिए इसका नाम तभी से हड़प्पन सिविलाइजेशन मिल गया। मतलब पाकिस्तान आज की डेट में जो पाकिस्तान है, पहले तो इंडिया और पाकिस्तान एक ही था, उस टाइम पे जब खोज हुई थी तब ये हिस्सा इंडिया का ही था। लेकिन आज की डेट की हम बात करें तो पाकिस्तान के जो वेस्ट पंजाब है वहां एक जगह है हड़प्पा। तो ये सिविलाइजेशन का जो पता चला था वो उसी हड़प्पा जगह में जब खुदाई हुई थी तब पता चला था, इसलिए तब से इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ गया है। In 1862, Sir Alexander Cunningham noticed the traits of the city. 1862 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इनको इस सिटीज के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें का पता लगना शुरू हो गया था। Later, while collecting bricks for the laying down of a railway line, the cities of Harappa and Mohenjo-daro were discovered. फिर बाद में क्या हुआ कि रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो जब रेलवे लाइन इस एरिया में बिछाई गई हड़प्पा में और मोहनजोदारो में, तो एक पूरा का पूरा एक टाउनशिप वहां पे खुदाई में निकल के बाहर आई। इससे पता, तभी से इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो जब खुदाई के लिए वो उनको खुदाई कर रहे थे रेलवे लाइन बिछाने के लिए, ताकि इसमें ईंटें बिछा के और फिर रेलवे ट्रैक बिछाया जाए, तो उसी समय एक पूरा का पूरा शहर उनको डिस्कवर हुआ, जमीन में दबा हुआ, और कहाँ मिला उनको, एक हड़प्पा नाम की जगह में और मोहनजोदारो नाम की जगह में। ठीक है, तो later while collecting bricks for the laying down of a railway line, the cities of Harappa and Mohenjo-daro were discovered. In 1921, ठीक है, ये तो तब की बात है 1862. In 1921, Dayaram Sahani discovered Harappa and R.D. Banerjee discovered Mohenjo-daro. Finally, 1921 में दयाराम साहनी को हड़प्पा उन्होंने हड़प्पा नाम की जगह को डिस्कवर किया, और आर डी बैनर्जी ने डिस्कवर किया मोहनजोदारो में। जोदारो में मैंने बोला ना कि 1862 में जब सर अलेक्जेंडर कनिंघम जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो उनको कुछ कुछ चीजें तो मिलने लगी थी वहां से, कि उससे लग रहा था कि कुछ इसके आसपास कुछ चीज तो है ना, लेकिन उस वक्त ये खोज पूरी नहीं हो पाई थी। जब वो रेलवे लाइन के लिए ब्रिक्स कलेक्ट कर रहे थे, तो उनको हड़प्पा और मोहनजोदारो में कुछ कुछ चीजें ऐसी मिली थी जिससे लग रहा था कि यहाँ पे आसपास कुछ चीज हो सकती है। लेकिन फाइनली जब 1921 में दयाराम साहनी ने खुदाई करी इस एरिया में हड़प्पा में, तो एक हड़प्पा टाउनशिप पूरी मिली, और आर डी बनर्जी ने मोहनजोदारो को डिस्कवर किया। Other cities which were discovered alongside Harappa and Mohenjo-daro were Lothal, Dhola, Vira, and Surkotada, present Gujarat, Kalibangan, present Rajasthan, and Chanupdaro,
प्रेजेंट पाकिस्तान। इसके अलावा मतलब हड़प्पा और मोहनजोदारो तो डिस्कवर हुए, इसके अलावा लोथल, धोलावीरा, सुरकोटाडा जिसको आज की डेट में गुजरात में है, ये सारे स्थान भी खुदाई के दौरान डिस्कवर हुए। ठीक है, तो ये सारे एरिया में ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग चीजें मिली, सबसे पहले हड़प्पा में मिली और साथ ही साथ में मोहनजोदारो में जब खुदाई हुई तो मोहनजोदारो में भी निकला टाउनशिप। The civilization encompassing these cities came to be known as Indus Valley Civilization as it developed on the banks of river Indus and its tributaries. अब इस civilization को हम हड़प्पन civilization तो कहते ही हैं क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा ही खुदाई में मिला था, साथ में इसको इंडस वैली civilization ही बोलते हैं क्योंकि जितने भी शहर मिले थे इस civilization की वो सारे इंडस रिवर के आसपास और इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज के आसपास ही बसे हुए थे। ठीक है, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो यही क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, या वो पूछ सकते हैं कि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों क्यों कहते हैं, या वो ये पूछ सकते हैं कि इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं। तीनों का मैंने आपको आंसर दिया है, तो इस हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, सोर्सेस, अब क्या सोर्सेस थे जिससे ये प्रूव हुआ कि ये सिविलाइजेशन है। Archaeological remains of the civilization such as seals, pottery, sculptures and buildings are one of the main sources of the Harappan civilization. सिविलाइजेशन के बारे में हमको पता चला जब खुदाई में वहां से बहुत सारी सील्स मिली। सील्स क्या होता है, जो ठप्पा जो लगाते हैं ना, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है तो उस कंपनी की सील लगती है। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं कितनी सारी सील्स दिख रही हैं। तो जब खुदाई हुई तो जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स क्या होते हैं, खुदाई में मिलने वाली चीजें। तो जब खुदाई हुई जगह की तो वहां पे बहुत प्रकार की सील्स निकली, वहां पे बने हुए पॉटरी निकले, मतलब बर्तन निकले जो जमाने के लोग इस्तेमाल करते थे, स्कल्पचर्स निकली, मूर्तियां निकली, बिल्डिंग्स निकली। ठीक है, तो इस इन सब चीजों को जब स्टडी किया हिस्टोरियंस ने तो उनको फिर पता चला हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में डिटेल में। ठीक है, तो जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया है कि पॉटरी है, ये सील्स है, ये स्टैचू है, ये भी एक सील है। ठीक है, ये इनकी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। तो इन सब चीजों को जब स्टडी करा हिस्टोरियंस ने तो काफी कुछ उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग कैसे रहते होंगे और क्या खाते होंगे, क्या व्यापार करते होंगे, कैसी वेशभूषा होगी उनकी। तो इस तरीके से हिस्टोरियंस जब इन सब चीजों को पढ़ते हैं तो उसके बारे में पता लगा लेते हैं। और ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग्स भी मिली थी, जैसे ये ग्रेट बात है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे पहले जो सोर्स था जो जो जिसके बारे में काफी कुछ हमको पता चला वो था ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ डिस्कवर हुआ था मोहनजोदारो में। ठीक है, द ग्रेट बाथ डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो रिवील्ड दैट द पीपल हैड अटेन्ड हाई लेवल ऑफ परफेक्शन इन द आर्ट ऑफ बिल्डिंग। जब खुदाई में मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ जब डिस्कवर हुआ, जब ये इसको खोद के बाहर निकाला गया, इसकी इंजीनियरिंग देख के जिस हिसाब से ये बिल्डिंग बनी थी, जिस हिसाब से ये स्ट्रक्चर पूरा तैयार था, उससे लगा था कि भाई यहाँ के लोग बहुत ही हाई लेवल के परफेक्शन को अचीव कर चुके थे बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स को बनाने में। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से वेल प्लान तरीके से ये ग्रेट बाथ बना हुआ था। It has been suggested that the Great Bath was used for bathing during religious ceremonies। और ये माना गया कि ग्रेट बाथ का इस्तेमाल वहां के लोग बाग जो रिलीजियस सेरेमनीज होती होंगी उस वक्त नहाने में इस्तेमाल करते होंगे। जैसे भी हम लोग क्या, जैसे कुंभ का मेला लगता है तो हम लोग नदी में नहाने जाते हैं ना, ठीक है, उसी तरीके से उस वक्त भी जब कोई रिलीजियस सेरेमनीज होती होंगी तो लोग बाग यहाँ पर नहाने आते होंगे। तो इसलिए बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, बहुत बड़े एरिया में ग्रेट बाथ था, उसके चारों तरफ सीढ़ियां थी, चेंजिंग रूम्स वगैरह भी थे, जिसको भी मैं और डिस्कस करूंगी। सबसे बड़ी बात इसका इंजीनियरिंग, इसका कंस्ट्रक्शन इतना शानदार था कि पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में इतने सालों के बाद भी कहीं से भी लीकेज नहीं मिला था। राइट, तो इससे समझ में आता है कि वहां के जब वो उस सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो उनका चीजों को बनाने में परफेक्शन बहुत हाई लेवल का था। राइट, द ग्रेट बाथ मोहनजोदारो द ओल्डेस्ट पब्लिक वाटर टैंक ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। तो जो आज हम लोग आज स्विमिंग पूल बनाते हैं या वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो सोचो कि उस जमाने के लोग भी कितना अच्छा पब्लिक बाथ बना लेते थे। नाउ it has been suggested that the great bath was used for bathing during religious ceremonies. It is also suggested that perhaps a hierarchical structure existed in a society where the ruling class collected taxes to build structures for public use. चीजों को देख के ये भी पता चल रहा है, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स डिस्कवर हुई थी उससे ये भी पता चला कि एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता था उस वक्त सोसाइटी में। जो रूलिंग क्लास था वो जो बाकी लोग जो पब्लिक थे उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे और टैक्स कलेक्ट करके इस तरीके से बिल्ड स्ट्रक्चर्स बनाते थे पब्लिक यूज के लिए। जैसे आज भी क्या होता है, हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, तभी तो गवर्नमेंट उस पैसे का इस्तेमाल करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, जैसे रोड बनाती है, तुम्हारे हॉस्पिटल्स बनाती है या पब्लिक पार्क बनाती है,
पब्लिक यूटिलिटी की चीजें बनती हैं तो वो क्या जो पब्लिक है उनसे टैक्स जब सरकार कलेक्ट करती है तो उनका इस्तेमाल इन्हीं सब चीजों में होता है। तो ऐसा लग रहा था कि इस ग्रेड बात वगैरह को देख के कि वहां पे भी हायरार्की होगी, कुछ लोग टॉप पे होंगे, कुछ लोग मतलब उनसे लोअर लेवल्स पे होंगे, और जो रूलिंग क्लास होगा, जो लोग उस वक्त रूल करते होंगे, वो पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करते होंगे और इस टैक्स के पैसे की मदद से इस तरह के स्ट्रक्चर तैयार होते होंगे जिसका जिसका यूज पब्लिक कर सके, राइट। सोर्सेस द सिटाडेल, नेक्स्ट जो सोर्स था जिसे इंफॉर्मेशन पता चली थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो सिटाडेल था। सिटाडेल क्या था कि एक्चुअली जो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ना, वो दो पार्ट में डिवाइडेड थी, एक लोअर और एक अपर। मतलब एक शहर नीचे की तरफ बड़ा बसा हुआ था और शहर के कुछ हिस्सा ऊंचाई की में बसा हुआ था। जो चीज ऊंचाई में थी ना, जो ऊंचाई वाला एरिया होता था शहर का, उसको सिटाडेल कहते हैं। ठीक है, द एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सिटी इज नोन एज द सिटाडेल। तो जो शहर का ऊंचाई वाला हिस्सा होता था ना, उसको सिटाडेल कहते थे। और जितनी भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी, जैसे कि ग्रेट बाथ था, ग्रैंडरी, असेंबली हॉल, वर्कशॉप, ये सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी, इन्हीं सिटाडेल के ऊपर वो लोकेटेड थी। ठीक है ना, तो इन्हीं सिटाडेल के ऊपर सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कुछ बाढ़ बाढ़ आ जाए तो ये सारी जो बिल्डिंग्स है वो सेफ रहे। Citadel points towards an elaborate and efficient planning of the city, which justifies that the Harappan civilization was an urban civilization. जो सिटाडेल में जिस प्रकार की बिल्डिंग बनी हुई थी, उससे ये जाहिर होता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। मतलब लोग बाग काफी टैलेंटेड थे और काफी सोच विचार के, काफी अच्छी इंजीनियरिंग लगा के ही चीजें डेवलप की गई थी। The presence of some houses on the elevated platform and some of the lower parts of the city indicates that perhaps society was divided into the ruling and the ruled class. अच्छा, कुछ जो घर बने हुए थे, वो कुछ घर सिटाडेल में बने हुए थे, और बाकी जो मेजोरिटी ऑफ जो घर बने थे वो नीचे लोअर पोर्शन में बने हुए थे। कुछ इससे ये अंदाजा लगाया गया था कि जो सोसाइटी थी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। उस जमाने में भी हो सकता था रूल्ड क्लास और रूलिंग क्लासेस होंगे। रूल्ड क्लास मतलब जिनके ऊपर रूल किया जा रहा था, मतलब जिनके ऊपर राज्य किया जा रहा था, और रूलिंग क्लास मतलब जो राज्य कर रही थी, मतलब राजा होता होगा और उनकी प्रजा होती होगी। तो जो प्रजा का जो घर होंगे थे वो लोअर पोर्शन में होते होंगे, और जो राजा और उनके मंत्री वगैरह होते होंगे, उनके जो घर होते होंगे वो ऊपर ऊंचाई में यानी कि सिटाडेल पे होते थे। ठीक है ना, तो सिटाडेल पे भी कुछ घर देखने को मिले थे, और जो शहर का नीचा वाला हिस्सा था उसमें भी घर देखने को मिले थे। तो इससे ये अंदाजा लगाया गया कि उस समय भी हो सकता है सोसाइटी रूलिंग क्लास और रूल्ड क्लास में डिवाइडेड हो गई, यानी कि राजा और प्रजा में हो सकता है ये शहर डिवाइडेड होगा। दूसरे जो सोर्स मिले थे जहां जिससे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चला था, वो सील्स थी। जैसे मैंने बताया कि किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को वो करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए इसमें सील लगती है ना, तो ये अलग अलग दो अलग अलग डिजाइन की सील्स लगती थी। अबाउट 2000 सील्स वर डिस्कवर्ड फ्रॉम द साइट्स ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। करीब 2000 सील्स डिस्कवर हुई हैं हड़प्पा से और मोहनजोदारो से, और उसमें अलग अलग डिजाइन बनी हुई हैं। अधिकतर जो सील्स थी या तो रेक्टेंगुलर शेप की थी या स्क्वायर शेप की थी, और उनके ऊपर अलग अलग इमेजेस बनी थी, जैसे कि वन हॉर्न बुल, या गोट बनी हुई थी, या टाइगर बना हुआ था जैसे इसमें देख रहे हो आप, है ना। और एलिफेंट बना हुआ है, या फिर राइनोसोरस बना हुआ है। ठीक है ना, ये वन हॉर्न का बुल बना हुआ है इस वाले में। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग उसमें इमेजेस बनी हुई थी। वन हॉर्न बुल, गोट, टाइगर, एलिफेंट एंड राइनोसोरस। These seals reveal the trade, religious beliefs and script of the people. जब हिस्टोरियंस ने इन सील्स को पढ़ा, इसके बारे में जाना, तो इससे काफी हद तक उनको अंदाजा लगा कि उस वक्त किस प्रकार का व्यापार चलता होगा, किस प्रकार की उनकी धार्मिक धारणाएं होती होंगी, और उनका स्क्रिप्ट क्या थी, वो किस तरीके की लेखनी का इस्तेमाल करते थे। ठीक है ना। The seal with an image of पशुपति shows that perhaps people believed in Lord Shiva. इसी खुदाई में एक शील उनको पशुपति की भी मिली, जिसका जो जो आज के जमाने में जो हम भगवान शिव मानते हैं, और ये पशुपति की जो सील थी वो भी लॉर्ड शिवा से ही रिजेंबल कर रही थी। तो ऐसा अंदाजा लगाया हिस्टोरियंस ने कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी शिव जी की पूजा होती होगी। ठीक है। सील्स ऑल्सो टेल अस अबाउट द ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस ऑफ द पीरियड। और अलग अलग सील्स को देख के ये भी समझ में आया कि उस जमाने में किस तरीके से व्यापार चलता था, ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस क्या थी वहां की। द डिस्कवर्ड सील शोज दैट द हड़प्पन्स वर ट्रेडिंग विद अदर सिविलाइजेशन, एज मैनी हड़प्पन सिविलाइजेशन सील्स वर फाउंड इन मेसोपोटामिया। अच्छा, जब सील्स डिस्कवर हुई तो इससे पता चला कि
हड़प्पन्स का जो व्यापार था वो दूसरी सिविलाइजेशन जो उस जमाने की थी, जैसे हमने देखा अभी चाइनीज सिविलाइजेशन थी, इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी उसी जमाने की थी, कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो व्यापार था वो इन सिविलाइजेशन से चलता था, क्योंकि हड़प्पा की बहुत सारी सील्स मेसोपोटामिया से भी मिली थी। इसका मतलब इससे जाहिर होता है कि हड़प्पा के ट्रेड रिलेशन थे मेसोपोटामिया से भी, ठीक है। और मेसोपोटामिया भी उसी टाइम की सिविलाइजेशन है। नाउ बियर्डेड मैन एंड डांसिंग गर्ल मिले, खुदाई में ना दो स्टैचू मिली थी, दो मूर्तियां मिली थी, एक तो बियर्ड मतलब दाढ़ी वाले एक आदमी की मिली थी और एक डांसिंग गर्ल की मिली थी, जैसे आप देख रहे हो, एक ये बियर्डेड मैन की है और एक ये डांसिंग स्टैचू है, डांसिंग गर्ल की स्टैचू है। द डिस्कवरी ऑफ द स्कल्पचर ऑफ अ बियर्डेड मैन फ्रॉम मोहनजोदारो। अच्छा ये भी याद रखना कि कौन सी चीज कहाँ से डिस्कवर हुई थी। बियर्डेड मैन की जो स्कल्पचर था वो मोहनजोदारो से मिला था, ठीक है। With a shawl worn over his left shoulder and half closed eyes is considered a sculpture of yogi। जो ये बियर्ड मैन है, इसकी आधे आंखें खुली हैं आधी बंद है, इसने एक वो कंधे पे शॉल डाल रखा है, ठीक है। इसकी जो दाढ़ी है वो वेल ट्रिम्ड है और ये माना गया कि हो सकता है ये किसी योगी का मूर्ति बनी होगी, कोई योगी की स्कल्पचर होगी, ठीक है। This culture points towards the existence of skilled artisan and the Harappan civilization। जब इस स्कल्पचर को देखा गया तो उसे बड़े अच्छे से, तो पत्थर के ऊपर कितने अच्छे से इन्होंने डिजाइन निकाली है, शॉल की बनाई है, किस फाइन उससे इन्होंने इनकी बियर्ड दिखाई है, या आंख नाक जो बाकी फीचर्स है, फेशियल फीचर्स है, वो भी कितने वेल डिफाइंड है। इससे पता चलता है कि उस वक्त के जो कारीगर होते थे वो बड़े हुनरमंद थे, बड़े स्किल्ड आर्टिसंस थे, जो बड़े अच्छे से बारीकी का काम करके बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे। उसी प्रकार से ब्रोंज स्कल्पचर भी मिला था डांसिंग गर्ल का, ठीक है ना। ये ये जो स्कल्पचर था ये ब्रोंज का बना हुआ था और एक डांसिंग गर्ल का था। डांसिंग गर्ल जो एक कमर में अपना हाथ रखी हुई है और एक हाथ में उसके बहुत सारे बैंगल्स हैं। इसमें भी इतनी बारीकी से बहुत सी चीजें बनाई गई थी जिससे स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप की झलक देखने को मिलती थी। इसके अलावा और जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो थी सिमेट्रीज, यानी कि वो जगह जहां पर मरे हुए लोगों को गाड़ते थे। द burials of people in the Harappan civilization give us an idea about the religious rituals, beliefs and practices of the people। तो जो कब्र वगैरह मिली उनको देखा तो उससे भी उनके जो धार्मिक धारणाएं थी, उनका जो बिलीफ सिस्टम था और जो प्रैक्टिसेस थे उस जमाने के लोगों की, उसके बारे में पता चला। These cemeteries were found in Lothal, Kalibangan and Rupar। और ये cemeteries कहाँ मिली? ये लोथल में, कालीबंगन और रूपर जैसी जगह में मिली थी, है ना। तो ये भी याद रखना कौन सी चीज कहाँ मिली, जैसे अभी मैंने बताया कि बियर्डेड मैन की जो स्टेच्यू थी वो मोहनजोदारो मिली थी। उसी तरीके से ये तो हमारी जो सिमिट्रीज थी वो लोथल, कालीबंगन और रूपर जैसी जगह में मिली हैं। जब इनका excavations of various goods such as animals, copper, shells, spoons with the dead body indicates that perhaps people believed in life after death। तो यहाँ पर जब ये सिमिट्रीज मिली थी, इन कब्रों को जब खोदा गया तो वो स्केलेटन तो मिले ही, साथ साथ में उसके साथ ना बहुत सारे जरूरी सामान भी मिले, जैसे एनिमल्स का भी वो मिला, स्केलेटन मिला, कॉपर भी मिले, स्पून और बर्तन वगैरह मिले। इसका मतलब ये होता है कि ये लोग भी बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब अगर मरने के बाद जिस दुनिया में भी जाए तो उसको किसी भी चीज की परेशानी ना हो, उसकी सुख सुविधा की सारी चीजें उसके साथ दफन कर दी जाती हैं, ठीक है ना। तो जब ऐसा होता है ना कि जब इंसान मरता है और उसको दफन करके उसकी जरूरत के सामान भी उसके साथ दफन कर दिया जाता है, तो इससे ये अंदाजा लगाता है कि वो वाले लोग लाइफ आफ्टर डेथ पे बिलीव करते हैं कि मरने के बाद भी एक जीवन होता है, ठीक है। इसके अलावा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी वो डॉकयार्ड था, ठीक है ना। डॉकयार्ड देखो इस तरीके से, डॉकयार्ड क्या जगह होती है, डॉकयार्ड वो जगह होती है यहाँ पे शिप्स बनती हैं और मेंटेनेंस होता है यहाँ पर, और आके रुकती हैं। डिस्कवरी ऑफ रेक्टेंगुलर डॉकयार्ड एट लोथल। तो ये डॉकयार्ड कहाँ मिला था? लोथल नाम की जगह मिला था, ठीक है। और ये रेक्टेंगुलर शेप में है और लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में है। Discovery of a rectangular dockyard at Lothal in Gujarat indicates that the people had maritime trade relations with other civilizations। है ना। तो इस जो डॉकयार्ड मिला था गुजरात के लोथल जगह में, इससे ये पता चलता था कि लोग बाग जो उस जमाने के लोग थे वो समुद्र द्वारा भी व्यापार करते थे और अदर सिविलाइजेशन से इनका व्यापार होता था। साथ में हमको सील तो मिली थी, बहुत सारी हड़प्पन सिविलाइजेशन सील मेसोपोटामिया में मिली है। इससे ये बात तो प्रूव हो गई कि हड़प्पा के लोगों का व्यापार मेसोपोटामिया के लोगों के साथ तो होता ही होता था, ठीक है। और ऊपर से फिर डॉकयार्ड भी है ना, जहाँ पे जहाज आके रुकते थे, मेंटेन होते थे और और बनाया भी जाता था और लोड अनलोड भी होते थे। तो इससे भी पता चलता है कि भाई समुद्र के रास्ते ही ये व्यापार होता होगा। This is the world's earliest known dockyard, Lothal। The canal was artificially constructed and equipped to handle berth and service ships from Egypt and Mesopotamia। This is how it would have looked 4500 years ago, है ना।
तो ये सबसे पुराना एक डॉकयार्ड है, और ये आर्टिफिशियली एक कैनल कंस्ट्रक्ट की गई थी, और जहां पर शिपों को रोका जाता था और शिपों की मेंटेनेंस या सर्विस की जाती थी, जो जहाज इजिप्ट या मेसोपोटामिया से आता था। तो अगर 4500 साल पहले देखा जाए तो ये डॉकयार्ड इस तरीके का लगता होगा, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि इन सब एरिया से हो सकता है कि ट्रेड होता हो इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये जो सारी जगह दिख रही है ना, ये लोथल, देखो ये जो जगह दिख रही है ये लोथल है, यहाँ ये डॉकयार्ड मिला था, और ये लोथल जो जगह है गुजरात में आती है, ठीक है। और क्योंकि समुद्र के किनारे है तो यहाँ पे डॉकयार्ड बना हुआ था। नाउ स्क्रिप्ट भी, जब वहां की जो स्क्रिप्ट मिली उससे भी पता चला, द हड़प्पन्स यूज्ड अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट which with signs representing birds, animals, fish and varieties of human forms. जो हड़प्पन्स जो स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट क्या होती है? जिसमें पिक्चर्स का इस्तेमाल होता है कम्युनिकेट करने के लिए। पिक्चर किसी की भी हो सकती है, बर्ड की, एनिमल की, फिश की, या बहुत सारे इंसानों की फॉर्म्स की, ठीक है। इस तरीके से सिंबल्स वगैरह होते थे। There are about 375 to 400 signs of the Harappan script. करीब हड़प्पन स्क्रिप्ट के 375 से लेकर 400 तक के साइंस थे, ठीक है। और लेकिन हड़प्पन स्क्रिप्ट को अभी तक हम डेसिफर नहीं कर पाए। अगर एक बार स्क्रिप्ट डेसिफर हो जाएगी ना, बहुत ज्यादा और जानकारी हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चल जाएंगी, ठीक है ना। तो अभी तो सिर्फ हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन एक बार डेसिफर कर लिया गया तो बहुत अच्छे तरीके से कुछ सटीक जानकारी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में मिल जाएगी। Origin of the civilization. अब इस civilization का origin क्या है? There are many theories regarding the origin of the Harappan civilization. Harappan civilization किस तरह से originate हुई होगी, इसके बारे में लोगों के अलग-अलग विचार हैं, ठीक है। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो ये civilization इसलिए existence में आई कि कुछ लोग इंडस बेसिन के आसपास आके बस गए, तब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हुई होगी। While some scholars believe that the civilization came into existence because of the sudden migration of people into the river Indus basin, many believe that the Harappan civilization was not indigenous. तो बहुत का ये मानना है कि बाहर से कुछ लोग माइग्रेट होके आके यहाँ बस गए होंगे, तब ये सिविलाइजेशन डेवलप होगी। और ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो एक इंडिजिनस सिविलाइजेशन नहीं है, मतलब वहाँ की लोकल सिविलाइजेशन नहीं है। लेकिन अभी जो रिसेंट रिसर्च हुई है उससे ये पता चला है कि नहीं, ये लोकल विलेज जो थे उसके आसपास के जो गांव थे उन्हीं का ही एक ये एक्सटेंशन है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के रूप में डेवलप हुआ था। तो अभी और क्या है असलियत क्या है ये तो आने वाले समय बताएगा, लेकिन पहले के लोग ये मान रहे थे कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए डेवलप हुई होगी कि बाहर से लोग माइग्रेट होके यहाँ आसपास आके बस गए होंगे। लेकिन अभी जो रिसेंट रिसर्च वो ये बता रही है कि जो यहाँ पे जो आसपास जो गांव थे उन्हीं का ही ये एक्सटेंशन था, और वही वहीं के जो कुछ लोग थे वो ये इस जगह पे आके बस गए थे, तो वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का रूप ले लिया था। तो अभी कंफ्यूजन है इसके ओरिजिन को लेकर। नेक्स्ट, एक्सटेंट ऑफ द सिविलाइजेशन। अब सिविलाइजेशन कहाँ तक फैली हुई है? जैसे आपको पता है कि इस सिविलाइजेशन का बहुत हिस्सा पाकिस्तान के अंदर है और कुछ हिस्सा इंडिया के भी अंदर है। जब इस सिविलाइजेशन की खोज हुई थी तब तो इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे, है ना। तो जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चला था तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इन्होंने बहुत प्राचीन एक सिविलाइजेशन को के बारे में पता लगा लिया था, है ना। लेकिन बाद में चलो आगे चल के जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया, तो आज जो जो साइट्स हैं बहुत सारी साइट्स पाकिस्तान के एरिया में आती हैं, कुछ साइट्स इंडिया के अंदर भी आती हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन को बिलोंग करती हैं। The Harappan civilization covered the parts of Punjab, Haryana, Sindh, Balochistan, Gujarat, राजस्थान एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अब इंडिया में बात करें तो इस एरिया में आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के अवशेष देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इन जगह पे कुछ कुछ एरियाज हैं जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन देखने को मिलेगी। After partition, Harappa, Mohenjo-daro, Chanu-daro and Sut का गेंडोर have become parts of Pakistan। और ये सारे जो एरियाज थे वो पाकिस्तान की जगह पे आ गए थे। तो अब ये आप डायग्राम में देख रहे हो ना इस इमेज में, तो ये जो हिस्सा है आपका क्या बोलते हैं, सुत का गेंडोर, और ये मोहनजोदारो है, और जो हड़प्पा है ये चनुदारो, ये जो जगह है ये पाकिस्तान में है, आज के प्रेजेंट डे में पाकिस्तान के अंदर। और ये सारे जो एरियाज है वो इंडिया के अंदर है। मंडा, मांडा, बनावली, कालीबंगन, अलमागिरी, लोथल, रूपरा एंड रंगपुर आर इन इंडिया। और ये वाले जो साइट्स हैं वो इंडियन टेरिटरीज के अंदर हैं, ठीक है। तो आप इस इमेज में देख सकते हो कि आपको बहुत सारे वो देखने को मिलेगा, मतलब जो मेन जो शहर थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, है ना? मोहनजोदारो दिख रहा है, कोट दीजी दिख रहा है, गानवेरवी वाला, कालीबंगन, बनावली, राखीगरी, हड़प्पा, मंडा, चनुदारो, अमरी, बालाकोट, नागेश्वर, धोला, विरा, लोथल और रंगपुर। तो इस तरह ये मेन मेन उसके शहर है।
और देखो ना, ये इंडस नदी और उस इंडस नदी की जो ट्रिब्यूटरीज है ना 5, उन्हीं के आसपास ये पूरा का पूरा सिविलाइजेशन डेवलप थी। ठीक। तो ये एक्सटेंट था उस सिविलाइजेशन का। अब अर्बन प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग कैसी थी? ठीक है, तो इस तरीके की टाउन प्लानिंग थी। मैंने बोला था ना, एक शहर का कुछ हिस्सा ऊंचाई पे स्थित डेवलप था और बाकी का हिस्सा लोअर पोर्शन पे डेवलप था। द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इट्स अर्बन प्लानिंग। मतलब जिस तरीके से शहर बसते हैं ना, उस तरीके से ही हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप थी। Each city of the civilization was divided into two parts, the elevated area known as the citadel and the lower town. जो पूरा शहर था वो दो हिस्सों में बटा होता था। जो ऊंचाई वाला हिस्सा था वो सीटाडेल कहलाता था और जो नीचे वाला हिस्सा होता था वो लोअर टाउन कहलाता था। The citadel was separated from the lower town by a wall. जो citadel था वो लोअर टाउन से एक वॉल के द्वारा ये वॉल दिख रही है ना, इस वॉल के द्वारा वो सेपरेट रहता था, ऊंचाई वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से। Important buildings such as Great Bath, the Granary and Assembly Halls were located in the citadel. और इस citadel पे ही ग्रेट बाथ लोकेट हुआ था, ग्रेनरीज भी इसी में थी, असेंबली हॉल्स भी इसी में थे और इंपॉर्टेंट लोगों के घर भी यही इसी एरिया में थे। रोड्स civilization were well laid out in straight line which intersected each other at right angle. जिस शहरों में सड़कें रहती है ना, स्ट्रेट सड़कें रहती है और राइट एंगल में इंटरसेक्ट करती है। देखो, तो सड़कें सीधी हैं और राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस तरीके से ये इनकी रोड्स थी। The main road in Mohenjo-daro was about 10.5 meter wide and 800 meter long. जो मेन रोड मिली मोहनजोदारो में वो करीब 10.5 मीटर चौड़ी थी और 800 मीटर लंबी थी। यानी कि बड़ी अच्छी चौड़ी चौड़ी और बड़ी अच्छी पक्की सड़कें थी। तो इस तरीके की चीजें तो शहर में देखने को मिलती है ना। इसलिए बोलते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो अर्बन प्लानिंग था। जिस तरह से शहर बसे होते हैं ना, उस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन बसी हुई थी। इसके अलावा और क्या चीज था? द सिटीज ऑफ हड़प्पा आर नोन फॉर इट्स वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम। जो ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब घर से और जो भी पब्लिक प्लेसेस थे उससे जो गंदा पानी था उसको बाहर निकालने के लिए बड़ा अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था। मतलब जो नालियां वालियां बनी हुई थी ना, वो बहुत अच्छे से बनी हुई थी। दे वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइंस एंड हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट द वाटर कुड फ्लो थ्रू। ये स्ट्रेट लाइन में नालियां बनी हुई थी और इनका स्लोप थोड़ा तिरछा था ताकि पानी अपने आप से बह के इन नालियों में आए। ड्रेन्स इन द हाउसेज वर कनेक्टेड टू द बिगर ड्रेन्स इन द स्ट्रीट। घर की इससे भी जो नालियां निकलती थी वो बड़ी नाली में आके मिल जाती थी, ताकि घर के अंदर का जो गंदा पानी है वो जाके सीधे मेन नाली में जाके मिल जाए, मेन जो ड्रेन होता है उसमें जाके मिल जाए। Drains were covered and had inspection holes at a regular distance to clean them. जो ये नालियां होती थी, ये जो ड्रेन्स होते थे, ये पूरे कवर रहते थे और बीच बीच में इनमें एक होल होता था, इंस्पेक्शन होल होता था, जिससे फिर नई नालियों की साफ सफाई की जाती थी, है ना। तो ऐसा नहीं खुले में नालियां नहीं थी, इनकी नालियां पूरी कवर्ड थी, जो कवर्ड थी। ठीक है, जो ड्रेनेज सिस्टम था एक तो अच्छा था, हर घर से जो नाली निकलती थी, ड्रेनेज जो होता था वो मेन ड्रेन में मिलता था और ये पूरे ड्रेन्स जो होते थे वो कवर्ड होते थे, बीच बीच में इंस्पेक्शन पोल बना रखे थे ताकि अगर कुछ कचरा वचड़ा फंस जाए तो वहां से इसकी सफाई की जा सके। तो बड़ा अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था। हाउसिंग कैसी थी? हाउसेस कैसे थे? द हाउसेस इन द सिटीज वर बिल्ट ऑन हाई मून टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लड। जो घर होते थे थोड़े ऊंचाई में टीले में बनते थे ताकि वो फ्लड से बचाए जा सके। Each house had a covered drain that was connected to the street drain. हर घर में पानी, गंदा पानी निकालने के लिए ड्रेन होती थी और नाली होती थी और ये नाली जो मेन नाली होती थी स्ट्रीट से उससे जाके मिलती थी। Houses found in the cities were either one or two stories. जो घर देखने को मिले वो या तो एक स्टोरी के होते थे या दो स्टोरी के होते थे, है ना। ये या तो एक स्टोरी का घर होता था या दो स्टोरी का घर होता था। रूफ वर बिल्ट अराउंड द कोर्टयार्ड व्हिच वाज अ बेसिक फीचर ऑफ द हाउस। बीच में आंगन होता था, उसके चारों तरफ कमरे होते थे। ठीक है, इस तरह का कंस्ट्रक्शन था वहां के घरों में का। Most of the houses had a separate bathing area and in some houses wells have also been discovered. अधिकतर जो घर थे उनमें जो नहाने का एरिया था वो सेपरेट था। बहुत सारे घर में अपने खुद के कुएं भी उनको मिले कि उनके घर में ही कुआं है, जैसे इस वाली पिक्चर में देखो ना, इनके घर में खुद भी कुआं मिला। तो बहुत से घरों में खुद के कुएं भी होते थे। ठीक है, वरना क्या होता था कि बीच में आंगन होता था, चारों तरफ से कमरे होते थे। इस तरीके से घर इनको वहां पे मिले। ईच हाउसेस हैड डोर्स, विंडोज एंड वेंटिलेशन। हर घर में खिड़की थे, दरवाजा थे, ताकि अच्छा प्रॉपर वेंटिलेशन हो। जो डोर और विंडो होते थे वो साइड ऑफ द स्ट्रीट में जो खुलते थे, ना कि मेन रोड में। इनकी डोर विंडोज ना स्ट्रीट के साइड में खुलती थी, मेन मेन सामने नहीं खुलती, इनकी डोर विंडोज साइड में खुलती थी, गलियों में, ना कि मेन सड़क की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से घर देखने को मिले। तो ये तो उन्होंने एनिमेटेड बनाया और ये रियल में आपको देख रहे हैं उनको मिल रहा है, जो खुदाई में दिखे ना, तो ऐसे घर दिख रहे हैं। तो कुछ छोटे हैं, कोई सिंगल स्टोरी के, कोई डबल स्टोरी है, कोई ऊंचाई में है, कोई निचाई में है। ठीक है ना, और सबकी नालियां जो है वो आपकी घरों की जो नालियां मेन नाली में मिल रही हैं। इन्हीं में से कुछ घर में से कुआं, जैसे इस वाले घर में कुआं दिख रहा है तो कुआं भी देखने को मिला।
ठीक है। मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर क्या था? ग्रेट बाथ। ये एक बहुत अच्छा एक आर्किटेक्चर देखने को मिला। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक बिल्डिंग इन मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में खुदाई में जो सबसे बड़ी पब्लिक बिल्डिंग मिली वो थी ग्रेट बाथ। ये करीब 39 फुट लंबी थी और 28 फीट वाइड थी और 8 फीट डीप थी। मतलब एक तरीके से स्विमिंग पूल होता है ना, उसी तरह से बहुत लंबा चौड़ा स्विमिंग पूल था ये। ठीक है। दिस ग्रेट बाथ वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स। ये पूरा का पूरा ग्रेट बाथ ईंटे से बना हुआ था और इसके ऊपर प्लास्टर की कवरिंग थी। This great bath was made of brick and coated with plaster and a layer of natural tar to avoid any water seepage. ये पूरा का पूरा ईंटों से बना हुआ था और इसके ऊपर प्लास्टर था और एक नेचुरल टार की एक लेयरिंग चढ़ी हुई थी जिससे वाटर सीपेज कहीं से भी नहीं था। इतने बड़े स्ट्रक्चर में कहीं पे भी सीपेज की प्रॉब्लम नहीं थी। राइट। तो इसी से पता चलता है कि बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इसको बनाया था। स्टेप्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन बोथ साइड लीडिंग टू द ग्रेट बाथ। इस ग्रेट बाथ के दोनों तरफ सीढ़ियां थी जिससे उतर के इस बाथ में नहाया जा सकता था। इट वाज सराउंडेड बाय रूम्स ऑन ऑल साइड। और चारों तरफ के इस तरीके से रूम्स बने हुए थे, है ना। हो सकता है चेंजिंग रूम्स वगैरह होंगे या लोगों के विश्राम करने की जगह होगी, ठीक है ना। और फिर वो वहां से निकल के सीढ़ियों से उतर के वो इस जगह पे नहाते थे। या फिर ये भी रूम्स है, यहाँ से इन सीढ़ियों से उतरेंगे और इस तरह से नहाएंगे, ठीक है। देखने में लगता था बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया था। Scholars are of the view that these rooms were either meant for the members of the priestly class or for changing clothes. ये माना जाता है कि ये कमरे या तो चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम्स होंगे या हो सकता है जो प्रीस्टली क्लास के जो लोग होते होंगे ना, महंत वगैरह जो होते होंगे, वो यहाँ पे आके रुकते होंगे, तो इसलिए इतने सारे कमरे बने हुए होंगे। क्योंकि अपने ये तो पता है ही कि ग्रेट बाथ का इस्तेमाल होता था रिलीजियस सेरेमनीज वगैरह में, है ना। नहाने में जब कोई भी मेन जो तिथि वगैरह होती होगी तब लोग स्नान करते होंगे, नहाते होंगे इसमें। तो इसलिए ये कमरे भी हो सकता है कि वही जो प्रिस्टली क्लास जो धर्म गुरु होते होंगे उनके रहने की व्यवस्था इन कमरों में होती होगी। मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर इसके अलावा और क्या था? ग्रेनरीज थी। ग्रेनरीज क्या होती है? ग्रेनरीज वो जगह होती है जहाँ पे अनाज स्टोर किया जाता है। पहली बात तो ग्रेनरी का होना ही इस बात पे ये बताता है कि इन लोगों का जो एग्रीकल्चर आउटपुट था वो सरप्लस में था। मतलब जरूरत से ज्यादा इनका आउटपुट था जिसको ये साल भर के लिए इन ग्रेनरीज में स्टोर करते थे। तो अपना अनाज, मतलब इनका अच्छा एग्रीकल्चर वो था ना, तभी तो इतनी ज्यादा पैदावार होती थी कि ये बच जाता था तो फिर लोग अब इसको संभाल के किस में रखते थे? ग्रेनरीज में रखते थे। ग्रेनरीज कहाँ कहाँ देखने को मिली है? हड़प्पा में, लोथल में और एंड द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो, और मतलब मोहनजोदारो में, ठीक है। मोहनजोदारो द ग्रेनरी वाज 45.71 meters in length and 15.23 meters in breadth. मोहनजोदारो में जो ग्रेनरी देखने को मिली है वो करीब इतनी लंबी और इतनी चौड़ी देखने को मिली है, ठीक है। ये दिख रही है ग्रेनरीज। 2 rows of 6 granaries were found in हड़प्पा। 2 रोज मिली 6 ग्रेनरीज की हड़प्पा में। तो ग्रेनरीज क्या होती है? ग्रेनरीज वो जगह होती है या वो कमरा होता है जहाँ पे अनाज स्टोर किया जाता है। Near the granaries, 2 roomed barracks have been found in which might have housed laborers. और इन ग्रेनरीज के आसपास दो कमरे के, 2 रूम के वो मिले, बैराक्स मिले, जहाँ पे हो सकता है वहां के जो लेबर होते हैं वो जाके रुकते होंगे ताकि वो अनाज की भी सुरक्षा करते रहे और आराम आराम करने के लिए वो इन्हीं बैराक्स में चले जाते होंगे। द ग्रेनरी वॉज बिल्ड ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म। और ये भी ऊंचाई में बनाते थे, यानी कि सीटेड पे बनाते थे ताकि फ्लड में ग्रेनरीज डूब ना जाए और इनका अनाज अनाज खराब ना हो जाए, है ना। इसलिए फ्लड वगैरह से बचाने के लिए ग्रेनरीज को सीटेड पे बनाया जाता था ताकि अनाज को सुरक्षित रखा जा सके। ट्रेड, व्यापार किस तरीके से होता था? देयर इज इनफ एविडेंस टू प्रूव दैट पीपल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड ट्रेड रिलेशन विद मैनी कंट्रीज। बहुत सारे ऐसे प्रूफ मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का व्यापार बहुत सारी एशियन कंट्रीज के साथ होता था। Within the Indus Valley civilization, trade was carried out in stone, metal and shell. किस चीजों का व्यापार होता था? पत्थरों का, जो कीमती पत्थर होते हैं जैसे रूबी, पन्ना, हीरा, है ना, ये सब, या मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर वगैरह, और शेल्स में होता था। इट इज बिलीव दैट द बार्टर ट्रेड एग्जिस्टेड एट दिस टाइम। इस ऐसा माना जाता है कि उस समय बार्टर सिस्टम चलता होगा। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम होता है कि सामान के बदले में सामान देना, है ना। किसी ने को कुछ दिया तो दूसरे ने बदले में दूसरा सामान दे दिया। जैसे आज तो हम लोग करेंसी यूज करते हैं, पैसा देके अब सामान खरीदते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे करेंसी सिस्टम नहीं था प्रैक्टिस में। बार्टर ट्रेड होता था, मतलब यानी कि सामान के बदले में सामान दिया बेचा जाता था, खरीदा और बेचा जाता था। Cities of Harappa, Mohenjo-daro and Lothal produced tools, weapons, kitchenware and other tools. जो हड़प्पा के और मोहनजोदारो के जो शहर थे और लोथल के, वो बहुत सारे टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, किचन के सामान बनाते थे और अदर टूल्स बनाते थे और इन्हीं का व्यापार वो करते थे। राइस वाज परहैप्स imported to Punjab from Gujarat.
जो पंजाब में जो चावल आता था वो गुजरात से आता था, ठीक है ना। हड़प्पा, मोहनजोदारो, बनावली एंड बालाकोट वर सेंटर्स ऑफ बैंगल मेकिंग। चूड़ियां कहाँ बनती थी? इन जगहों पे, हड़प्पा में, मोहनजोदारो में और बनावली और बालाकोट में। बीड्स, बतियान, मोती कहाँ बनते थे? अलग अलग प्रकार के मोती लोथल और चानूदारो में। Lothal, Surkotarda, and Balakot were some centers which had trade relations with Mesopotamia, West Asian countries. कुछ चीजें ऐसी मिली हैं जिससे ये पता चलता है कि इन तीनों शहरों के ट्रेड रिलेशन मेसोपोटामिया और वेस्टर्न एशियन कंट्रीज से भी थे, यानी कि इनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये लोग दोनों करते थे। A trading colony was set up in northern Afghanistan to facilitate trade with Central Asia. एक ट्रेडिंग कॉलोनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था नॉर्दर्न अफगानिस्तान में, ताकि जो सेंट्रल एशिया है उनके उनसे व्यापार किया जा सके, है ना। तो ये आपको देखो ट्रेड रूट दिखा रहे हैं कहाँ से कहाँ, जैसे ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो देखो एरो तुम्हारे इस तरफ भी आ रहा है, मतलब सामान बाहर से यहाँ की तरफ आ रहा है, और यहाँ से बाहर की तरफ भी एरो जा रहा है, बाहर भी आ रहा है, ठीक है। फिर इस तरीके से ये व्यापार हो रहा है ऑल डायरेक्शन में। इसमें भी दिखा रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में जहाँ पे व्यापार होता था, ये ट्रेड रूट दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों करते थे। The Harappans imported gold from North Karnataka and Afghanistan। जो हड़प्पन थे उनका जो सोना आता था वो नॉर्थ कर्नाटका से आता था और अफगानिस्तान से आता था, जबकि कॉपर राजस्थान से, साउथ इंडिया से, बलूचिस्तान से और अरेबिया से आता था, ठीक है। तो ये मेन मेन इंफॉर्मेशन मिली है। वेट्स एंड मेजर, तौलने के लिए क्या चीजों का इस्तेमाल करते थे? मैनी स्टोन्स वेट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। इस तरीके की वेट यूज करते थे, जैसे आजकल तुम सब्जी वाली बात देखो तो 1 किलो का वाट, 5 किलो का वाट रखा रहता है ना, वेट रखा रहता है। तो उस तरीके से ये लोग इस तरीके से स्टोन की वेट्स का इस्तेमाल करते थे। खुदाई में इस तरह के वेट्स मिले हैं बहुत सारे। द हड़प्पन्स यूज्ड क्यूबिकल स्टोन वेट। उनके जो वेट होते थे वो क्यूबिकल मतलब क्यूब के शेप में होते थे, और इनकी जो बेसिक यूनिट चलती थी तौलने की 16 के रूप में चलती थी, जो आज के हिसाब से, जैसे आपने सुना होगा 16 आने, 16 वो, तो 16 16 16 के मल्टीपल्स में या 16 के डिवीजन में चीजें चलती थी, है ना। जो बड़े वेट होते थे वो मल्टीपल्स ऑफ 16 होते थे, जैसे 16 से बड़ा हुआ 32 या 48 या 64, और 16 से जो छोटा हुआ वो 16 के फ्रैक्शंस होते थे। एक जो 16 जो जो यूनिट थी वो तुम्हारे 14 ग्राम के बराबर होती है, अगर आज से हम उसको कंपेयर करें तो, ठीक ठीक। तो 16 के उसमें मल्टीपल्स में और फ्रैक्शंस में अपना कैलकुलेशंस करते थे, और इस तरीके से पत्थर से बने हुए वेट्स का इस्तेमाल करते थे तौलने के लिए, और जो इनके वेट्स थे वो क्यूब के शेप में थे, ठीक है। डॉकयार्ड हैज बीन डिस्कवर्ड एट लोथल, और ये तो हम जान ही चुके हैं कि लोथल में एक डॉकयार्ड मिला था जहाँ पे शिप्स बनती थी और रुकती भी थी और उनका मेंटेनेंस भी होता था। दिस शोज दैट द पीपल हैड ट्रेड रिलेशनशिप विद मैनी एशियन कंट्रीज। यह शिपों का मिलना, डॉकयार्ड का मिलना ही अपने आप में ये संकेत कर देता है कि बाकी जो एशियन कंट्रीज थी उनके साथ इनका व्यापार चलता था, और ये माना जाता था और ये जो कैनल बनी थी ना ये मैन मेड कैनल थी, यहाँ पे आके ये बोट्स रुकती थी और फिर ये ऐसे इस तरीके से रूट से अलग अलग जगह पे जाती थी माल लेके, और माल कभी लेके आती थी कभी लेके जाती थी। ट्रांसपोर्ट क्या था फिर देखो, आपको इस तरीके की भी सील्स बनी है, इसमें इससे बच्चों की बहुत सारे टॉयज मिले हैं, जैसे बुलक कार्ट मिली है, इस तरह की नाव वगैरह मिली है। बोट्स एंड शिप्स वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन, फ्रॉम प्रोडक्शन सेंटर्स टू सिटी। नाव का और शिप्स का इस्तेमाल होता था गुड्स को और मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेंटर से शहरों में, ठीक है ना। तो जो सेंटर में सामान बना वो शहर तक पहुंचता था नाव के द्वारा या शिप के द्वारा। दूसरा जो सामान ढोने का जो तरीका था वो जो साधन था वो था बुलक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था। अगर शहर के शहर में यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पे सामान भेजना होता था तो बुलक कार्ट से भेजते थे, ठीक है। Art and craft क्या था? In Harappan cities, many figurines of clay and terracotta such as bullock carts and plows have been found. हड़प्पा सिटी में बहुत सारे मिट्टी से बने हुए खिलौने, मूर्तियां या फिगर्स मिले, है ना। जैसे एक बैलगाड़ी मिली है ना, बुलक कार्ट मिली, या हल वगैरह मिले, है ना। इस तरीके से आप देख रहे हो ना, इस तरीके से मिले। तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट। मैनी बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स हैव आल्सो बीन फाउंड। बहुत प्रकार के मोती, बहुत प्रकार के वेट्स और बहुत प्रकार के ब्लेड्स भी मिले हैं। While copper and bronze were used to make tools, weapons, and vessels, gold and silver were used to make ornaments. अगर कोई भी सामान बनाना है, औजार बनाना है या वेसल्स बनाने हैं, तो कॉपर ब्रोंज का इस्तेमाल होता था, है ना। तो वैसे टूल्स और वेपन्स वगैरह कॉपर और ब्रोंज के बनते थे, लेकिन जितनी भी ज्वेलरी होती थी, जितनी भी ऑर्नामेंट्स होते थे, वो गोल्ड और सिल्वर के मिले हैं, है? तो यानी कि गोल्ड और सिल्वर भी वो लोग इस्तेमाल करना जानते थे। ग्लॉसी शाइनिंग पोटरीज was made by the potters in हड़प्पा। हड़प्पा में जो पॉटरी बनती थी बड़ी अच्छी चमकीली, बाहर से ग्लॉसी और शाइनी होती थी, और उसमें ब्लैक कलर का कुछ ना कुछ डिजाइन बनी रहती थी।
Earthen vessels and pottery were decorated with black geometrical design. आप देख रहे हो ना कि जो मिट्टी का तुम्हारा टेराकोटा मतलब होता है पक्की मिट्टी, ठीक है? तो ये मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी का घड़ा है और इसमें क्या बना हुआ है, ये इसकी ब्लैक उससे डिजाइन है, ब्लैक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बने हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉट्स या अर्दन वेसल्स देखने को मिले हैं, या इस तरीके से पॉटरी मिली है। ये टॉयज मिले हैं जो टेराकोटा के यानी कि मिट्टी के बने हुए हैं, और ये ऑर्नामेंट्स मिले हैं यानी कि जेवर मिले, यानी लोग तब के जमाने के लोग जेवर भी पहनते थे। These shows the skills craftsmanship of the people। तो इनको देख के लगता था कि उस वक्त के जो कारीगर थे वो काफी हुनरमंद थे। आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्कल्पचर, द हड़प्पन आर्टिस्ट वर ग्रेट स्कल्पचर, बड़े अच्छे मूर्ति भी बड़ी अच्छी अच्छी बनाते थे। बहुत सारी स्टोन इमेजेस बनी है, जिसमें जो फेमस है वो इमेज ऑफ योगी है जिसने एक शॉल पहन रखा है, ऑन हिज लेफ्ट आर्म इज बेल नोन, है ना, ये योगी की एक इमेज है जिसने शॉल पहन रखा है लेफ्ट आर्म में। इसके अलावा एक बोन स्टैचू मिली है डांसिंग गर्ल की, वो भी ब्रिलियंट पीस ऑफ आर्ट है। अपार्ट फ्रॉम these several bronze figures of animals like buffalo and cards, और बहुत सारी बफेलो की मूर्ति, कार्ड्स वगैरह की मूर्ति भी मिली है इनके अलावा। The metal statues were made through a special lost wax process। जो मूर्तियां बनाते थे ना, ये इनका एक स्पेशल एक ढालने का प्रोसेस होता था, जो अब आज के जमाने में लुप्त हो चुका है। ठीक है, इसको वैक्स प्रोसेस कहते थे। इसमें क्या होता था, पहले जो भी फिगर बनाना है उसको मोम से यानी कि वैक्स से बना लेते थे। फिर इन वैक्स के ऊपर मिट्टी की कोटिंग कर दी जाती थी। उसके बाद जो वैक्स है उसको पिघला कर निकाल लिया जाता था, और जो 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 मिट्टी का जो अंदर से ढांचा तैयार हो गया है, जो होलो मोल्ड जो तैयार हो गया, उसके अंदर पिघला हुआ मेटल भर देते थे, और उस तरीके से जो मेटल होता था वो कोई भी शेप ले लेता था, और इस तरह से मेटल की मूर्ति बन जाती थी, है ना। तो इसको हम वैक्स प्रोसेस बोलते हैं, यानी कि पहले आपने वैक्स से बनाया, उसके ऊपर मिट्टी की कोटिंग करी, फिर वैक्स को हटा दिया और मिट्टी का जो मोल्ड बन गया उसमें आपने पिघला हुआ आपने मेटल डाल दिया। तो उस जो भी मेटल आप पिघला के उसके अंदर डाल दोगे, वो मेटल का वो वही शेप ले लेगा जिस जिस शेप का मोल्ड होगा, और उस तरीके की मूर्ति तैयार हो जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके दो अलग अलग पोस्टर्स में टेराकोटे के फिगरीन्स मिले हैं। और ऑर्नामेंट्स, तो जैसे आप देख रहे हो ऑर्नामेंट्स, वेरियस ऑर्नामेंट्स सच एज नेकलेसेस, फिंगर रिंग्स, बैंगल्स, आर्मलेट्स, एंकलेट्स, नोज रिंग्स एंड ईयर रिंग्स वर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन्स एंड आइवरी। तो अलग अलग जेवर देखने को मिले, चाहे वो हाँ कंगन हो या हार हो या नोज रिंग वगैरह हो, जो कि सोने चांदी या प्रेशियस स्टोन से या आइवरी से बनी हुई थी। आइवरी क्या होती है, हाथी दांत से जो बनते हैं। ठीक है, टॉयज और अम्यूजमेंट, जो खिलौने मिले हैं वहां पे बच्चों के, बहुत सारे टॉयज और बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी मिले हैं खुदाई के दौरान। ठीक है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, ड्रम एंड आयर वर द मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी मिले हैं खुदाई में। तो यानी म्यूजिक का भी शौक था, बच्चों के खिलौने भी बनाते थे। जो टॉयज मिले थे वो टॉयज ऑफ बर्ड्स, एनिमल फिगरीन्स, कार्ड्स और विशल्स वगैरह मिली हैं। सीटियां बनाई हैं, चिड़िया का टॉय बनाया है या एनिमल का फिगर बनाया है। It is assumed that the people played with dice and went on hunting and fishing expedition। इन खिलौनों को देख के ऐसा लगता है कि बहुत सारे डाइस भी मिले ना, तो इन सब चीजों से ये लगता है कि इनको डाइस वाले गेम्स खेलने में पसंद थे, और साथ 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 में वो हंटिंग के लिए भी जाते थे और फिशिंग भी करते थे। तो इस तरीके से गेम्स और स्पोर्ट्स वो लोग खेलते थे। राइट, रिलीजन क्या था, क्या किस धर्म को मानते थे। वेरियस बीड्स मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड मेटल्स हैव बीन फाउंड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, बहुत सारे मोती मिले जो कि स्टोन्स और मेटल से बने थे। ठीक है, सील्स हड़प्पन सील्स फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलीजियस लाइफ ऑफ हड़प्पन। हड़प्पा की से जो सील्स मिली है उससे वहां की उनकी धार्मिक लाइफ के बारे में बहुत पता चला। Apart from the discovery of the fire altar at Kalibangan, no cult objects, temples or places of worships have been found। देखो, जब हड़प्पा की खुदाई हुई तो कालीबंगन जो जगह है हड़प्पा मतलब उस सिविलाइजेशन में, वहां से एक फायर ऑल्टर यानी एक यज्ञ वेदी मिली, जहाँ पे यज्ञ होता होगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी मूर्ति, भगवान की मूर्ति नहीं मिली, कोई भी मंदिर खुदाई में नहीं मिले। इसे ये मानते हैं कि वो लोग जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। From the seals which have discovered, it has been concluded that the religion during the Harappan times bore traces of later Hinduism, as images of Pashupati, goddesses and sacred trees and animals have been discovered। जो बहुत सारी seals discover हुई हैं और उनमें जो जो चीजें बनी हुई हैं, उससे ये पता चलता है, ये इंडिकेशन मिलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग भी हिंदू धर्म ही या हिंदू जैसे धर्म का ही पालन करते थे, क्योंकि एक पशुपति जी की सील मिली है, बहुत सारी सील में देवी की मूर्ति जैसी बनी रहती थी, है ना, और बहुत सारे सेक्रेड ट्रीज वगैरह की वो मिली है सील, या एनिमल्स की मिली है। तो ऐसा लगता था कि इन लोग जो फॉलोअर थे वो हिंदुइज्म के ही फॉलोअर थे।
क्योंकि हिंदू लोग जो होते हैं ना वही वही भगवान को, देवियों को या पेड़ पौधों को या जानवरों की पूजा करते हैं। तो ठीक इनका भी इनके सील्स को देख के भी उसी चीज की झलक आ रही थी। तो ये मान्यता है कि शायद ये भी हिंदुइज्म को बिलोंग करते थे या हिंदू हिंदू रिलीजन को फॉलो करते थे। इन वन ऑफ द फिगर्स अ प्लांट इज शोन एज ग्रोइंग आउट ऑफ वुमेन्स बॉडी। एक फिगर में तो दिखाया था कि वुमेन के शरीर से प्लांट निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हिस्टोरियन ने माना कि इसको क्या कैसे उन्होंने समझा, उन्होंने माना कि ये मदर अर्थ होंगी who was also worshipped in the मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। तो यानी कि लोग धरती माता की भी पूजा करते थे और उस जमाने में मिडिल ईस्ट और यूरोप में भी धरती माता की पूजा होती थी। तो लोग नेचर की पूजा भी करते थे, ठीक है ना, मंदिर अंदर कुछ नहीं बनवाए थे। मैंने सील्स बेयरिंग द इमेजेस ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्कवर्ड। बहुत सारी सील्स ऐसी मिली जिसमें जानवरों की इमेजेस बनी हुई थी, जैसे आप देख रहे हो उसमें पिक्चर में है। एनिमल्स व्हिच आर कंसीडर, वो वाले सारे एनिमल्स बने हुए थे इन सील्स में जो इनको पूजने योग्य माना जाता है, जो सेक्रेड पवित्र होते हैं। जैसे बुल का बना था इमेज जो शिव जी से रिलेटेड है, हम्ड बुल बना है, एलिफेंट बना है, टाइगर बना है ना। तो ऐसी बनी हुई इमेजेस सील्स मिली। द डिस्कवरी ऑफ एमुलेट्स इन लार्ज नंबर, बहुत सारे ताबीज भी मिले। एमुलेट्स मतलब ताबीज होते हैं। shows that the Harappans believed in the existence of evil forces। यानी कि ताबीज का मिलना ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है ये लोग बुरी आत्माओं में भी विश्वास करते थे कि इविल स्पिरिट्स भी होती हैं, राइट। लाइफ आफ्टर डेथ में तो बिलीव करते ही थे, क्योंकि इनकी सिमेट्री में डेड बॉडी के साथ बहुत सारी यूज करने वाली चीजें भी रखती गाड़ी आती थी। तो ये तो था कि लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे। लेकिन इसके अलावा एमुलेट्स बहुत सारे मिले, बहुत सारे ताबीज मिले, से ये भी पता चलता है ये लोग बुरी आत्माओं या इविल स्पिरिट्स में भी बिलीव करते थे कि ऐसा भी कुछ होता है। अच्छा, अब जब इतनी अच्छी सिविलाइजेशन थी, इतनी वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, इतना अच्छा आर्किटेक्चर था, तो आखिर ये सिविलाइजेशन का अंत कैसे हो गया? सही सही तो हमको नहीं पता कि किस कारण से हुआ होगा, लेकिन बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस और फ्लड्स हो सकता है ऐसा कारण हुआ हो जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन अंत हो गया। द हड़प्पन सिविलाइजेशन सीम टू हैव डिक्लाइंड ड्यूरिंग 1800 बीसी। 1800 बीसी में के आसपास ये सिविलाइजेशन का अंत हुआ है, ऐसा माना जाता है। क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन का अंत हुआ होगा? पहला तो जो मेन जिसपे शक जाता है वह है क्लाइमेटिक चेंजेस एंड फ्लड। इस तरीके से क्लाइमेट में बदलाव आया होगा या बहुत बड़ी फ्लड आई होगी जिसमें पूरा का पूरा ये सिविलाइजेशन डूब गया। इट इज बिलीव दैट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इंक्रीज अराउंड 3000 बीसी एंड लेटर डिक्लाइन। ऐसा माना जाता है कि 3000 बीसी के आसपास बहुत तेज बारिश होना शुरू हो गई थी और इसके बाद धीरे धीरे बारिश होना कम हो गई। इतनी ज्यादा बारिश होने की वजह से जितना भी उनका एग्रीकल्चर और एनिमल ब्रीडिंग सिस्टम होगा वो तबाह हो गया होगा, है ना, क्योंकि इतने सारे उसमें क्या डेवलप होगा। बहुत सारे ये मानते हैं कि इतनी ज्यादा बारिश और इतनी ज्यादा बाढ़ की वजह से जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी थी वो भी डिक्रीज हो गई, क्योंकि फर्टाइल सॉइल तो बाढ़ में ही बह गई या पानी में बह जाती होगी। और इसकी वजह से जो मिट्टी में सैलिनिटी यानी नमक की मात्रा बढ़ गई और इस तरीके से बड़े बड़े एरिया जो पहले जहाँ पे खेती बाड़ी होती थी वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि उन एरियाज का डेजर्टिफिकेशन हो गया। Changes in the course of rivers may have led to the disastrous flood and the decline in civilization। हो सकता है कि जो रिवर्स है उनका जो बहने का रास्ता है उसमें बदलाव आ गया, जिससे कुछ कुछ जगहों में बहुत ज्यादा फ्लड आ गया और वो पूरा की पूरा एरिया फ्लड में डूब गया। ठीक है, तो ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से सिविलाइजेशन का अंत हुआ। दूसरा कारण जो लोग मानते हैं वो है डिफॉरेस्टेशन। हो सकता है अलग-अलग चीजें बनाने के लिए बहुत बड़ी तादाद में जंगल को काटा गया होगा, डिफॉरेस्टेशन किया हो गया होगा। द पीपल इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज्ड वुड इन लार्ज क्वांटिटी, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लकड़ी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में करते थे ताकि उससे ब्रोंज बनाया जा सके, उसको जला के फिर पॉटरी बनाते थे, बोर्ड्स, फर्नीचर, ज्वेलरी, है ना। तो फिर ये जना एज ए फ्यूल वो लकड़ी का ही इस्तेमाल करते थे ना। उस जमाने में बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा, बहुत ज्यादा जंगल काटे गए होंगे, है ना। द पीपल इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज्ड वुड इन लार्ज क्वांटिटीज produce bronze and to make pottery, boards, furniture and jewelry. This may have led to deforestation resulting in various climatic changes in the region। इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा और क्लाइमेट बहुत ज्यादा बदलाव आ गया होगा जिसकी वजह से हो सकता है कि ये जो सभ्यता है वो नष्ट हो गई। दूसरा कारण जो मानते हैं वो है, हो सकता है कि अर्थक्वेक आया होगा बहुत भारी, जिससे पूरा का पूरा सिविलाइजेशन तबाह हो गया होगा। सेवरल हिस्टोरियंस बिलीव दैट द अर्थक्वेक altered the course of river Indus, likely leading to the flooding of the interior areas of मोहनजोदारो। बहुत सारे हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से रिवर इंडस का जो बहाव का जो क्षेत्र था वो बदल गया और जिसकी वजह से मोहनजोदारो में बहुत बड़ी बाढ़ आई होगी और पूरा का पूरा मोहनजोदारो और फिर बाकी के जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो पूरी डूब गई और खत्म हो गई। अच्छा, एक चीज ये भी मानना है कि हो सकता है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के ऊपर आर्यंस का अटैक हो गया होगा, है ना। आर्यंस हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद आए
ठीक है। तो हो सकता है कि इन आर्यंस ने इन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को मार काट दिया होगा और जिससे ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई होगी। Historians like Mortimer Wheeler believe that the Aryans coming from the Central Asia invaded and destroyed the Indus settlement. ये जो व्यक्ति है मॉर्टिमर व्हीलर ये बिलीव करते हैं कि सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए और इन्होंने इंडस सेटलमेंट में यानी कि ये जो इंडस के आसपास जितने भी सेटलमेंट थे उनको उन पे आक्रमण कर दिया और उनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। The discovery of skeletons of several men, women and children indicates that the Harappan probably met some violent death. बहुत सारे skeleton, बहुत सारे कंकाल आदमियों के, पुरुषों के, औरतों के और बच्चों के मिले, जिससे ये पता चला कि इनकी बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हुई है ना? तो इससे ये भी पता चला कि मतलब इससे ये भी अंदाजा लगाया कि शायद हो सकता है आर्यंस ने इन लोगों पे हमला किया और इन लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन का अंत हो गया। In the last phase of Mohenjo-daro, skeletons of men, women and children have been found lying in the street. जब मोहनजोदारो की बात की खुदाई चल रही थी तो बहुत सारे जो skeletons थे वो गलियों में दले मिले, आदमी के, औरत के, बच्चों के। इससे तो यही लगता है कि किसी ने इनको अटैक करके मारा है ना? Skeletons of 13 males, females and one child have been discovered from one of the rooms. एक ही कमरे से 13 आदमी, एक औरत और एक चाइल्ड के करीब वो मिले स्केलेटन। तो इससे ये पता चलता है बर्बर हत्या की गई थी इनकी और इस तरीके से इन लोगों को मार दिया गया। This indicates that the civilization declined as a result of the attacks of invading Aryans. तो हो सकता है आर्यंस के इन्वेजन की वजह से ये सभ्यता का अंत है। तो एक्चुअल में क्या रीजन है वो तो हमको नहीं पता। क्लाइमेटिक कंडीशन एक कारण हो सकता है, फ्लडिंग एक हो सकता है कारण, दूसरा डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है और चौथा आर्यंस का अटैक हो सकता है जिसकी वजह से ये जो सिविलाइजेशन है उसका अंत हो गया। ठीक है, तो इस टॉपिक में बस इतना ही। आई होप ये टॉपिक तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।